हिमांशु जी, एक तो सर ने सवाल दे दिया कि आईपीएल का जो स्पॉन्सरशिप है वीवो के द्वारा, एक टिप्पणी उस पर आपके साथ में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं मैं। ये जो मामला है अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2021 में ये मामला ऑलरेडी एक बार दर्ज हो चुका है, उस पर कार्रवाई हुई, कोर्ट में मामला गया, ये सारी चीजें हुई हैं। तब जो है वो दिल्ली पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसने उसकी भी कार्रवाई सामने आई थी, ईडी की तरफ से भी कार्रवाई सामने आई थी, फिर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारियों से फिलहाल जो है उस समय राहत दे दिया था। अब उस मामले को किनारे कर दिया गया, एक नया मामला अगस्त में दर्ज किया जाता है और उस मामले को यूपीए के अंतर्गत दर्ज किया जाता है और उसके बाद अब उस पर कार्रवाई होती है। जब फंडिंग की अगर बात थी तो एक मामला जब दर्ज था, आप उसकी जांच करते, उसकी कार्रवाई करते और निश्चित तौर पर आप जैसे भी आनंद सर ने कहा, राकेश पाठक सर ने कहा और हम सब इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं उसमें बिल्कुल सीधे सीधे हर आदमी ये बात कह रहा है कि भाई कोई भी मामला है आप साफ सुथरी कार्रवाई करिए, आप जांच करिए, निश्चित तौर पर फंडिंग की जांच होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों भाई? देश सबसे ऊपर है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मामला दर्ज होता है, उसको किनारे कर दिया जाता है और फिर उसी चीज के लिए एक नया मामला ऐसे को दर्ज करके ऐसा बनाने की कोशिश की जाए जो एक मामला अलग धाराओं में चल रहा हो, उस मामले को आप देशद्रोह के अंतर्गत लाने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठना चाहिए। अब यही सवाल उठ रहा है कि भाई आखिर जब मामला चल रहा था तो आपने उसी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, मामले को आप यूएपीए के अंतर्गत क्यों लेकर गए? हिमांशु जी। देखिए, बहुत क्लियर बात है। मतलब ये पूरे मंच में कोई इस बात को नकारेगा नहीं कि अगर इसमें चाइनीज फंडिंग कोई प्रोपोगेंडा के लिए की गई है तो उसके लिए जो जी भी जिम्मेदार है, जिसकी जो भी कार्यवाही वो कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीवो की जहां तक फंडिंग की बात है, वीवो का जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप था आईपीएल के लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है वो एग्रेसिवली जाती है। फॉरेन की जो ब्रांड्स होती है उनके पास फंडिंग भी उस तरीके की होती है और वो जाती है। और ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जितनी भी है, वो जब अपने नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करती है तो वैसी अपॉर्चुनिटीज देखती है जहां वो आईबॉल्स कैच कर सके। हाँ, वीवो को लेके जो विवाद हुए हैं, हुवे को लेके जो विवाद हुए हैं, उसमें क्या सरकार किस तरीके से किस दिशा में कार्यरत होगी, ये मुझे लगता है सरकार का उसका विषय है। मैं जिस तरीके से खबर अभी पढ़ रहा हूं न्यूज क्लिक की रेड को लेके, उसमें जो केस दोबारा खोला गया ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये केस दिल्ली पुलिस को दिया गया है। ईडी ने जिस तरीके से उसमें जो फाइंडिंग्स की थी उसके बेस पे जो कुछ इंक्रिमिनेटिंग ईमेल्स वगैरह मिला है, जो प्रिंट ने लिखा है, बाकी कुछ मीडिया संस्थानों पे इसके बारे में लिखा है, तो ये ट्रेल जो हुआ है, मेल ट्रेल वगैरह या जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है इसके, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एक अहवाल है उसकी भी बात इसमें की गई है कि नेवल रॉय सिंघम, जो कि चाइनीज मतलब उनका जो प्रोपेगेंडा, चाइनीज प्रोपेगेंडा के साथ जुड़े हुए बिजनेसमैन है, चाइना में ही रहते, उन्होंने फंड किया था इस कंपनी को, और ये जो फंडिंग है उसको लेके तहकीकात हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल राकेश पाठक जी की बात से सहमत हूं कि अगर तहकीकात करनी है तो प्रमोटर्स की कीजिए, अब जर्नलिस्ट पे क्यों कर ये कार्यवाही। जर्नलिस्ट, आज मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट नौकरी करता है किसी संस्थान में, तो उसको जो उसकी तनख्वाह मिलती है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा। आज मीडिया का माहौल ये है, अगर मैं सिर्फ नोएडा और गुड़गांव की बात करूं तो कौन सा पैसा क्लीन मनी आ रहा है, कोई भी नया मीडिया अगर आ रहा है वहां पे तो रियल एस्टेट का पैसा आ रहा है। रियल एस्टेट का पैसा किस दिशा में जा रहा है ये हम सबको पता है। मेरे शहर राजकोट में है, ये राजकोट में बुकी लोग मीडिया के संस्थान खड़े करके बैठे, बुकी बिल्डर्स का पूरा एक खतरनाक नेक्सस है जो मीडिया, क्योंकि देखिए मीडिया में आज आना बहुत आसान हो गया है। एक जमाने में आपको एक प्रिंटिंग प्रेस लगाना पड़ता था, लाइसेंसेस देने पड़ते थे। आज के जमाने में आप पहले एक प्रेस लगा दीजिए, एक बार आरएनआई ले लिया, चला दिया, बाद में आप डिजिटल कर दीजिए और डिजिटल पे ही सब कुछ चलता रहेगा। तो एंट्री बैरियर्स बहुत लो हो गए मीडिया में, इसलिए ऐसे लोग और ऐसा पैसा आ रहा है। तो क्या ये बुकियों का जो पैसा लगा है मीडिया में या बिल्डर्स का जो पैसा लगा है वो लेजिटिमेट फंडिंग है? हम कैसे ये कह सकते हैं कि लेजिटिमेट फंडिंग है, क्योंकि सबको पता है रियल एस्टेट का कारोबार कितना ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। तो बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बात यह है कि आप जर्नलिस्ट को जब टारगेट करते हैं, आप एक्टिविस्ट को जब टारगेट करते हैं, आप आई मीन लॉयर्स, एडवोकेट्स, एनजीओ ग्रुप्स, इनको टारगेट करते हैं, तो ये हमने सब जगह पे देखा है, गुजरात में खास करके देखा है। जब ये बोल रहे थे कि हमने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया, तो हम यही कहते थे कि
ऑपोजिशन खत्म होने के बाद अगर सबसे बड़ी आवाज कहीं से आती है तो वो सिविल सोसाइटी से आती है। आप ऑपोजिशन तो खत्म कर देंगे पॉलिटिकली, लेकिन आप सिविल सोसाइटी को कैसे खत्म करेंगे? इसके बारे में बहुत सारे ओपेड्स लिखे भी गए 2014 से लेके अब तक की सिविल सोसाइटी को कैसे खत्म किया जाए। तो ये जो एक्टिविस्ट है, ये जो थिंकर्स है, देखिए इनको ये सवाल करने वाले लोग नहीं चाहिए। इनकी विचारधारा क्या है आप समझिए। आरएसएस में कहा जाता है कि सूचना के बाद सोचना मना है। तो आप सोचिए, सवाल कीजिए, ये चाहिए नहीं, आज्ञाकारी समाज चाहिए। ये जो पावर में बैठे हैं उनको एक आज्ञाकारी समाज चाहिए। तो ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि आप सवाल कीजिए। आप मतलब पुल बन गया तो आप वाहवाही कीजिए, पुल टूटा है तो उसके बारे में लिखिए नहीं, पुल टूटा है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, उसके बारे में सवाल मत कीजिए। आज पूरा देश जिस तरीके से डेल्टा 2 का जो वेव आया था और जो बातें हुई थी कोरोना के टाइम पे, जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं मिले थे, क्या आज देश इसके ऊपर चर्चा कर रहा है? कोई पत्रकार इसके ऊपर बात कर रहा है? वैक्सीन वॉर करके एक नई फिल्म आई है, उसका पूरा नरेटिव अगर आप देखेंगे तो वो नरेटिव भी यही कहता है, इट इज अस अगेंस्ट देम। वो नरेटिव भी यही है कि आप सवाल मत कीजिए बस। और उसमें ऐसे दिखाया गया है कि साइंटिस्ट को हम बदनाम कर रहे हैं। भारत देश में कौन सा ऐसा नागरिक है जो साइंटिस्ट को गाली देगा या साइंटिस्ट को बदनाम करेगा या हमारे जवानों को बदनाम करेगा या हमारे किसानों को बदनाम करेगा? कोई ऐसा नागरिक नहीं। लेकिन ये पूरा एक नैरेटिव बिल्टअप हो रहा है। मैं हार से ज्यादा, मैं आनंद वर्धन सिंह साहब ने जो कहा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है, मैं उसको अलग नजरिए से देखता हूं। मैं बौखलाहट नहीं देखता हूं। आप देखिए हेडलाइंस कैसे डोमिनेट हो रही थी। कल से हेडलाइंस डोमिनेट हो गई थी, शुरू हो गई थी जाति मतगणना जो आई बिहार से, उसको लेके कांग्रेस के नेता ने भी यही कहा। तो सडनली ये जो जिस तरीके से पूरा पिवोट हो गया है, तो वो मीडिया में कैसे छाए रहना है, भले वो नेगेटिव खबरें। मैं थोड़े दिनों पहले एक दूर दराज के गांव में गया था, एक रिपोर्टिंग करनी थी। वहां पे कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट आ रहे हैं, तो मैं वहां पे लोगों से पूछा बेसिकली कि क्या है, कैसा है, आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आपकी रोजगारी आती है, आपका मतलब 24 घंटे वहां पे लोग काम करने जाते हैं, बाकी के 24 घंटे घर पे रहते हैं। तो मतलब 15 दिन को काम रहता है, पैसा अच्छा खासा मिलता है, 10-15 हजार उनको मिल जाता है जो वो मजदूरी करते हैं उसमें से, लेकिन उनकी शिफ्ट पोर्ट पे ज्यादातर रहती है। तो वहां पे मैंने पूछा कि आप क्या मतलब कंज्यूम क्या करते हैं एंटरटेनमेंट मीडिया। तो वहां पे मैंने बोला कि अभी कौन सी लेटेस्ट फिल्म आपने देखी, आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते? बोले नहीं, हम तो ये टेलीग्राम पे जो आ जाती है कॉपीज वो देख ले। मैंने बोला कौन सी, जवान देखी? बोले नहीं, हम कट्टर लोग हैं, हम जवान नहीं देखेंगे, हमने लास्ट वो गदर 2 देखी। तो जब ये प्रोपेगेंडा पूरा परकोलेट हो चुका है एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, दूर दराज के गांव में जहां पे डेटा फ्री है, पानी नहीं आता है, वहां पे एक अस्पताल भी नहीं है सरकारी, एक 1954 का बना एक स्कूल है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा जो परकोलेट हो चुका है, उस प्रोपेगेंडा में अगर मान लीजिए कि न्यूज क्लिक अगर मान लीजिए कहीं सही भी है, सोच लीजिए कि उसमें फंडिंग नहीं आया है चाइना का, फॉर एग्जाम्पल, हमको पता नहीं है क्या है, गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टिगेट कर लिए, लेकिन एक बार जो कीचड़ उछल गया जो न्यूज क्लिक के ऊपर, तो उनकी व्यूअरशिप को लेके सब जगह पे समस्या हो। और आज के जमाने में मीडिया का बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। भले लोग बोले डिजिटल में भी आपको मतलब व्यूअरशिप गार्नर करना, उसमें भी आपको मतलब जो यूट्यूब के नॉर्म से 1 to 3 मिनट्स में आपको इतना पैसा मिलेगा, 3 से 5 में अगर होगा तो इतना पैसा मिलेगा, 5 मिनट्स के ऊपर इतना होगा तो 65 रुपीज पर 1000 व्यूज मिलेगा। तो उसमें ऐसा एक पूरा सिस्टमैटिकली एक मीडिया हाउस चलाना, लोगों की तनख्वाह निकालना, लोगों को काम पे भेजना, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने टूथपेस्ट या साबुन घर घर जाके बेच दिया और उसमें से मुनाफा आ गया। सॉरी, ऐसा धंधा नहीं है ये पूरा का पूरा लोगों को एक आप ऐसा कंज्यूमर्स को आप ऐसी चीज दे रहे जो शायद उन्हें पसंद आए, शायद उन्हें ना भी आए। तो ऐसे माहौल में अगर ये फंडिंग आई है चाइना से और ये प्रोपेगेंडा के लिए फंडिंग है, आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंडिंग प्रोपेगेंडा के लिए। लेकिन हालांकि बीबीसी में जिस तरीके से रेड जुड़ी 400 करोड़ का जो टैक्स इवेजन का मामला है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टैक्स इवेजन को लेके और कैसे आप प्रूव करेंगे कोर्ट में कि ये प्रोपेगेंडा था, एंटी प्रोपेगेंडा था, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा था, मुझे लगता है इसमें वक्त निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो अमेरिकन नैरेटिव है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरीके से न्यूज क्लिक में फंडिंग को लेके कहा है, तो ये मैं देख रहा हूं अभी कि आपके इंटरनल मामलों में वहां के मीडिया ने इंटरफियर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज भारत की जरूरत चाइना को काउंटर करने के लिए है,
तो वहां का मीडिया भी नैरेटिव उसी तरीके से चला रहा है कि अगर ये मीडिया वहां की सरकार के खिलाफ है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है या जो भी बात है वो उस तरह से उस दिशा से रखी है। उन्होंने दिल्ली जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जो फाइलिंग्स वगैरह है वो स्टडी करके ये प्रूव किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और यही चीज हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक एक यूनिट के साथ लिखी है कि कैसे कौन सा पैसा कहां पे गया। तो मुझे लगता है प्रमोटर्स की इसमें जिम्मेदारी है। हाँ, हालांकि आपने जर्नलिस्ट को टारगेट किया है, जर्नलिस्ट के ये किया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी आया है, मुझे लगता है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का भी स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर में आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है इस मामले को लेकर। लेकिन अगर ये दोषी है, अगर ये सही में ये गलत तरीके से किया गया है, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जर्नलिस्ट को टारगेट करना, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो फुट सोल्जर होता है, उसको पता नहीं होता है ये पैसा कोलंबियन ड्रग कार्टेल से आया है, इटालियन माफिया से आया है, ना चाइनीज ट्रायड से आया है, या कोरियन चोबेल से आया है, या किसी रशियन गैंग से है, उनको पता नहीं होता है पैसा। वो पत्रकार तो अपना मतलब जो भी स्टोरीज या जो भी करना है वो करके घर जाके शांति से अपना जिंदगी बसर करना चाहता है, उसको ये पता नहीं। अगर उसको पता होता कि पैसा इस तरीके से आता है, वही नहीं कर लेता, सीधी सी बात है। लेकिन पत्रकार को जिस तरीके से लिया गया है, उनको कहा गया है, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या पत्रकारों के साथ उन इन्वेस्टर्स की कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कोई मीटिंग हुई थी, उनको कहा गया था कि आप ऐसा नैरेटिव चलाइए। मुझे नहीं लगता है इस देश में आज की तारीख में लोगों का जमीर इतना बिक चुका है कि वो देश के खिलाफ जाए। अगर कोई बोलेगा वो गोली मार देगा उसको, तो भी वो कभी देश के खिलाफ आम नागरिक भी नहीं जाएगा, पत्रकार तो दूर की बात। तो ये मुझे लगता है किस दिशा में जाएगा, कैसे जाएगा, वेट एंड वॉच का मामला है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सिविल सोसाइटी में अगर आपको एक आज्ञाकारी समाज चाहिए, तो ये जो बात है, इनका जो प्रिंसिपल है सूचना के बाद सोचना मना है, ये वाला अभी धीरे धीरे लागू हो रहा है। जी मैं हिमांशु जी जी और प्रशांत जी, मतलब आप लोगों में से एक नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कुछ बेसिक प्रश्न उठा रहा हूं। अगर आपको याद हो, अभी 1 अक्टूबर को चाइनीज डे था, और उसके 2 दिन पहले ज्यादातर अखबारों में एक फुल पेज चाइना का एड छपा था, जिसमें शी जिनपिंग उनके मतलब सब उनका पूरा, और उनका क्या क्या अच्छा कर रहे हैं क्या। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं इस बात को, भाई अगर ये भी तो पार्ट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा है, आप चाइना की अच्छी बातों बिल्कुल का प्रोपेगेट कर रहे हैं, बिल्कुल तो व्हाई आई मीन इफ यू अलाउ अ फुल पेज एड टू बी प्रिंटेड इन इंडिया, तो आपकी मतलब मुझे कहना है कि इसकी भी क्लैरिटी लानी होगी, मैं और दर्शकों को बिल्कुल। समझना होगा। मैं प्रशांत जी, इस पे हाँ, आपकी कोई मतलब आपको, हाँ मतलब आपको वीवो के, ओप्पो के जो भी एड्स है, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इनके एड्स आप डिस्प्ले नहीं करेंगे तो क्या न्यूज़पेपर्स चल पाएंगे? सबसे पहली सवाल ये है, क्योंकि आज सैमसंग भी चाइना में बनता है, एप्पल भी चाइना में बनता है, हर कुछ चीजें चाइना में बनती है। तो आपको क्लैरिटी उस दिशा में भी लानी, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट फंडिंग है। और जब भी इनके जो लोग मिलते हैं, वो इनके मार्केटिंग वाले या एडिटर्स जो भी मिलेंगे इनके हेड होनचोस को, तो वो तो डेफिनेटली अपना प्रोपोगंडा ही, मतलब वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स रखेंगे जो इनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। मेट्रो में तो यही होता है। हालांकि जैसे आपने कहा यहाँ के हमारे अखबार है तो उसमें ये एड्स नहीं आई है, लेकिन मेट्रो शहरों में अगर ये एड्स आई है, मेट्रो शहरों के अखबारों में बड़े बड़े मेरे फुल पास पेज के एड, यस तो बिल्कुल ये तहकीकात का मामला है, ये तहकीकात का मामला है। जी हिमांशु सर, एक और चीज है जो हम लोग बात कर रहे हैं यूएपीए की। सबको पता है ये 1967 का कानून है, 2004 और 2008 में इसको संशोधित किया गया, लेकिन 2019 में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग संशोधन इसमें किया गया था। संसद के अंदर एक संशोधन ये किया गया कि अब आतंकवादी के रूप में आप नामित करेंगे किसी को, आतंकवादी अब आप तय करेंगे। यानी जब आपकी सत्ता है, आपको यह तय करना है कि कौन आतंकवादी है। हमारे खिलाफ बोला वो आतंकवादी है, हमसे सवाल पूछा वो आतंकवादी है। एक टिप्पणी इस पर। दूसरी साथ में एक चीज और है सर, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप, सारी चीजें होती हैं, जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो जेल जाएंगे, लेकिन जो जिनके ऊपर आप ही करप्शन का चार्ज लगाएंगे, आप ये कहेंगे कि ये बंदा करप्ट है, इसने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, उसको आप गोद में उठाते हैं, सम्मान के साथ लाते हैं और सीधा उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। सर ये दोनों चीजें जो है एक साथ आखिर सरकार जब लेकर के चल रही है, तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? लोग इसको समझते नहीं हैं, या समझ करके भी कुछ ना कर पाने वाली स्थिति में आज पहुंच गए हैं? हिमांशु सर।
देखिए आज जो जिस तरीके का स्तर है एजुकेशन का या जो भी नॉलेज है लोगों के पास सिविक्स वगैरह की, वो कितनी है आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो संशोधन लास्ट में हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हम जो चाहेंगे हमारे खिलाफ चाहे कोई सवाल करेगा या जो भी है उसको हम आतंकवादी घोषित कर देंगे। अब कोर्ट प्रूव नहीं करता है वो आतंकवादी है कि नहीं, हम घोषित कर देंगे। बाद में हमारी जो आईटी सेल वगैरह है वो उस बंदे का और उसके फैमिली की जिंदगी हराम कर देगी। मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया ट्रायल होगा और बंदा घोषित हो चुका। जो भी आपको मतलब गुनहगार घोषित करना, आतंकवादी घोषित करना है, कर दीजिए। कोर्ट में जब वो जाके मान लीजिए छूट जाता है, कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन तब तक तो उसका मतलब उसकी जो इज्जत उसने जो कमाई है 20-25 साल एक ईमानदार नागरिक के तौर पे, वो तो खत्म हो गई ना। अब वो किसी भी तबके में हो सकती है, वो चाहे एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हो सकता है, एक डेकोरेटेड आर्म फोर्सेस का ऑफिसर हो सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, एक अच्छा मतलब एक्टिविस्ट हो सकता है, अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, अच्छा लॉयर हो सकता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ है। इट इज इधर माई वे और हाईवे, ये बहुत क्लियर है। इससे अगर ये संशोधन जिस तरीके से आप बात कर रहे हुआ है तो मतलब ये हो गया है। अब इनकी मेजोरिटी तो इन्होंने कर दिया है, बात हो गई खत्म। अब कोई नेता दागी है नहीं है वो हम डिसाइड करें, क्योंकि हम सत्ता में, और हमारा जो 20 करोड़ का जो कमिटेड फोर्स है कार्यकर्ताओं का, वो उसके बारे में उसको हम समझाएंगे। उसके लिए हम चाहे तो प्राइस वाटर कूपर हाउस या अर्नस्ट एंड यंग या ऐसी संस्थाओं को रखेंगे जो इनको समझाएगी कि कैसे आपको जवाब देना है, कैसे इनकी अच्छी बातें करनी है, इनकी ट्रेनिंग्स होगी और उस दिशा में ये सब जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो महिला रिजर्वेशन बिल जो आया उसके ऊपर मैंने अभी तक किसी एक नेशनल न्यूज का जो मतलब एक ऐसा कैलिबर का अखबार या ऐसा कैलिबर का चैनल या ऐसा कैलिबर का डिजिटल मीडिया, उसमें मैंने इसके बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं सुनी है कि इसके पहले लीगल प्रोसेसेस या कानून की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या कानून में फेरबदल किए गए हैं, किस दिशा में पूरी सोसाइटी को मतलब एक सोशल चेंज, सोशल डायनामिज्म किस तरीके से आया है, इकोनॉमी को लेके क्या मुद्दे हुए जो इस मुद्दे को इंपैक्ट करेंगे और ये किस दिशा में जाएगा, और अगले 15 या 20 साल के बाद ये सोशल इंजीनियरिंग का कितना बड़ा टूल बनेगा, इसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं सुनी। यहाँ पे गुजरात में भी कुछ 4 महिला पत्रकारों ने इकट्ठा होकर इस बिल को मतलब पारित हुआ, अच्छा है, महिला ये करती है, महिला वो करती है। इसके पीछे का जो थिंकिंग था वो कब से शुरू हुआ, वो कैसे उसको मतलब जिसको बोले कि इंजीनियरिंग किया गया उसका लीगली, फिर सोशली, फिर इकोनॉमिकली, इसके बारे में कोई चर्चा मैंने नहीं। तो जो मानसिक स्तर है ना सोसाइटी का और उसमें से निकलते पत्रकारों का, और उससे आगे भी मैं बोलूंगा फ्रस्ट्रेटेड पत्रकारों का, वो खत्म हो चुका है। तो ये सोचने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। सोचने की, हम डायलॉग की सोसाइटी नहीं रहे, क्योंकि हम डायलॉग किससे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो एजुकेशन का जो स्तर जिस तरीके से डे बाय डे जिसको नीचे लाया गया है, कुछ जगह पे मतलब यहाँ पे भी ऐसी चीजें हैं कि बंदा एजुकेशन लेके बाहर निकलता है लेकिन उसकी बजाय किसी और ने एग्जाम दी होती है, तो अब उसके साथ आप क्या बात करेंगे। तो ये जो हो रहा है ना, ये सोशल पूरा जो मतलब क्या बोले इसको, डिप्लॉयमेंट, जो सोशल डिप्लीकेशन हो रहा है ना मानसिक स्तर का, वो बहुत ही खतरनाक। और ओशो ने कहा था जैसे हर चीज का विकास होता है वैसे मूर्खता का भी विकास होता है। तो मूर्खता का विकास हम धीरे धीरे देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, क्योंकि आजकल जिस बंदे के पास स्मार्टफोन होता है वो अपने आप को पत्रकार समझता है और कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। तो ये हो चुका है और इसका मतलब, इसका मुझे नहीं लगता है कोई इलाज है, क्योंकि फिजिक्स में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। फिजिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। उसके मुताबिक सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है, इधर इट इंक्रीजेज और इट रिमेन्स कांस्टेंट। बस्ती बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये और डिसऑर्डर बढ़ेगा। और ये जो एंट्रोपी का लॉ है उसके मुताबिक डिसऑर्डर और भी भारी होने वाला है। तो ये सोसाइटी कैसे इसको एड्रेस करेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल।